सो जय श्री कृष्णा लवलीज। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होने वाला है, थोड़ा अलग होने वाला है। मेरे दिमाग में भी जो भी लोचाए उल्फत चल रहा है ये उस बारे में है। काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे भी इनएक्टिव थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैमरे पर आके बोलूँ क्या। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये चैनल मैंने लाइफ अपडेट देने के लिए ही स्टार्ट किया था। और लाइफ में कभी भी हमेशा ही चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही होती हैं। सम टाइम लाइफ गिव्स अस टैंजरिन। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि अभी बहुत कन्फ्यूजन, बहुत नेगेटिविटी, बहुत कुछ मेरे लाइफ में चला है इधर बीच। लेकिन उस सारे के सारे कन्फ्यूजन के बीच में मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं नीट क्विट कर रही हूँ। और ये इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस चीज़ से बाहर नहीं ना निकलूँगी तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। किसी भी चीज़ के पीछे मैं लाइफ में इतनी पागल नहीं हुई हूँ जितना कि मैं इसे एक एग्ज़ाम के पीछे पागल हुई हूँ। बट स्टिल समटाइम्स कुछ चीज़ों को हमें लेट गो करना पड़ता है, वरना हम कभी भी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाएँगे। एक चीज़ के पीछे इस हद तक एकदम पागल हो जाना कि वो चीज़ तुम्हें ही ऐसा लगे कि बर्बाद कर रही है, तो भाई उस चीज़ के पीछे मत रहो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा लगने लगा था कि मैं इतनी नेगेटिव हो रही हूँ, इतना खुद में ही डाउट कर रही हूँ, इतनी मेरी कॉन्फिडेंस लो हो चुकी है। मैं इस टाइप की थी ना कि मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद था, मुझे बात करना बहुत पसंद था। बट इस बीच में ऐसे हुई कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। जैसे कि मैंने कहा कि अभी मैं कैमरे पे आके बोलने में भी हिचकिचा रही थी कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या नहीं सोचेंगे। हर चीज़ को मैंने सैक्रिफाइस कर दिया लिटरली। मुझे गिटार प्ले करना बहुत पसंद था, मैंने गिटार छोड़ दिया। मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे कैसे गिटार प्ले करना है या क्या नहीं। और मुझे बात करना पसंद था, मुझे दोस्त बनाना पसंद था। मैं अपनी मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है मैं उनसे नहीं बात करती हूँ। अभी मैं अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करती, इतना फ्रस्ट्रेट रहती हूँ। पेशेंस मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, मैं इतना फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, बात-बात पे गुस्सा हो जाती हूँ। एक तरीके से मैं ही नहीं रह रही हूँ। तो उस चीज़ को मैं खोने लगी थी, तो मैंने सोचा कि भई खुद को खोने से अच्छा है कि मैं इस चीज़ को हटाऊँ, ताकि मैं खुद को ढूँढ सकूँ। तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि अगर 1-2 लोगों ने भी मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उन्हें लगेगा कि भई एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली इसने और उसके बाद फिर ये कह रही है कि नीट क्विट कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ऐसा लग रहा है जैसे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बट ऐसा नहीं है कि नीट की जर्नी मेरी 1-2 महीने पहले स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसे बताने के लिए मैं कहानी शुरू से शुरू करती हूँ। तो मैं ना बचपन से ही ना हमेशा अपना प्रोफेशन का आइडिया चेंज करती रहती थी। बट 9th के लास्ट में जाके मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। और इस वजह से मुझे लगा कि भई बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे लग गया कि भई बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं 10th से ही अपनी पढ़ाई में थोड़ी सीरियस हो गई थी। और बट ऐसा था ना कि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो एक तरीके से मुझे ये चीज़ भी लग रहा था कि हाँ भई, नीट में बस पीसीबी लेना है और फिर बायो भी अच्छा है मेरा, केमिस्ट्री मेरा अच्छा था और फिर फिज़िक्स में मैथ्स है, बट वो मैथ्स तो नहीं है। हालाँकि मेरी 10th में मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, फिर भी मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं था। तो मुझे लगा कि भई मुझे ये नहीं करना, तो मेडिकल में मैथ्स भी नहीं रहेगा, तो ये चीज़ अच्छी है भई। और मुझे साफ़ अपना दिख रहा था फ्यूचर कि 10th में अच्छा मार्क्स लाना है, फिर 11th में जाके पीसीबी लेना है, 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ नीट क्रैक करना है, उसके मेडिकल कॉलेज जाना है, डॉक्टर बनना है, फिर सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। तो इतना ज़्यादा खुशी, समझ रहे हो यार, कि मतलब उसकी पहले की जो भी सफ़रिंग्स है, जो भी कुछ है, वो सब मुझे दिख ही नहीं रहा था। आइडिया ही नहीं था ना। और मैं 10th में ही थी और इस सब के बीच क्या होता है कि जून के ही टाइम में रिज़ल्ट आता है नीट का, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे बच्चों ने इंटरव्यू में भी कहा था कि उनका नीट बहुत अच्छा गया था या फिर उन्हें डॉक्टर बना। और इन सारी चीज़ों ने मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर लिया था कि मुझे लग रहा कि एक बार नीट कर लेंगे उसके बाद तो भाई एकदम मज़ा ही मज़ा है। तो मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा था, लाइक फेयरी टेल टाइप, क्योंकि एट द एज ऑफ 16 और 17 आप उस फेज़ में नहीं होते हो कि आपको समझ आए कि आपको कौन सा करियर डिसाइड करना है या फिर क्या करना है। आप जब तक उस चीज़ से गुजरेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि रियलिटी क्या है, क्या नहीं है। तो हाँ, उस चीज़ को हमें फेस करना ही पड़ता है। लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, इतना आपने साल बर्बाद कर दिया और इतना टाइम किसी चीज़ के पीछे लगाया है आपने, फिर भी आप आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। बट ऐसा नहीं है, जब तक आप उस चीज़ से गुजरेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। कोई लाख बोल ले उस टाइम में, सीरियसली अगर कोई लाख मुझे बोल लेता उस टाइम में कि भाई नीट उतना भी ईज़ी नहीं है या फिर मतलब थोड़ा मतलब तुम देख लो या फिर ऐसा, बट मैं नहीं मानती। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं नहीं मानती। तो मेरे दिमाग में बस इतना था कि मुझे करना है, यही करना है। तो मुझे साफ-साफ अपना गोल दिख रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैंने बताया ही कि मैं 10th में जाके काफ़ी सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेके। तो मेरी 10th में परसेंटेज अच्छी बन गई थी, 92.8%। तो उसके बाद फिर मेरे फैमिली में ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पहले एवरेज स्टूडेंट थी, तो उन लोगों को भी डाउट हो रहा था कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट इस परसेंटेज के बाद उन लोगों को लगा कि हाँ, कर सकती हूँ मैं। तो फिर इस सब के बाद रिज़ल्ट के बाद आता है मेरा 11th क्लास, शुरू होता है लाइक मेरी नीट की रियल जर्नी। सबसे पहली गलती मेरी 11th में आके ये होती है कि मैंने नॉन अटेंडिंग सेलेक्ट किया, नॉन अटेंडिंग स्कूल। आई नो कि बहुत लोगों को लगेगा कि नॉन अटेंडिंग कोई गलती नहीं है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है, लाइक आपको कोई ना कोई चाहिए जो कि आपको बोले कि हाँ पढ़ना है, कुछ ना कुछ आपको प्रेशर चाहिए कि जिसकी वजह से आप मतलब कि पढ़ सके, तो फिर आपको नॉन अटेंडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए नॉन अटेंडिंग। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं बोलूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो
और मेरे साथ यही चीज़ हुआ कि मैं डिसिप्लिन लड़की नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मैं स्कूल में जाती थी, एग्ज़ाम होता था, तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता था कि हाँ भाई एग्ज़ाम है, तो मुझे पढ़ना है उस चीज़ के लिए। मैं सीरियस इस चीज़ की वजह से रहती थी। मेरे टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, तो मैं इस चीज़ की वजह से सीरियस रहती थी कि भाई ये चीज़ करना है। लेकिन उस टाइम में मेरे ऊपर कोई था ही नहीं जो कि मुझे बोले कि हाँ भाई करना है। तो ये मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि नॉन अटेंडिंग अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं तो फिर आप करें। और सेकंड गलती मेरी ये हुई कि मैंने इंडिविजुअल क्लासेस को चुना, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं अटेंडिंग स्कूल कर पाती या फिर मैं कोई इंस्टीट्यूट में अपना नाम लिखवा पाती। तो नॉन अटेंडिंग मैंने करना सही समझा और फिर इंडिविजुअल क्लास, जो कि मतलब कि मेरे ही अगल-बगल में था। और फिर क्या हुआ कि ये सब कुछ चल ही रहा था और फिर मैंने ऑनलाइन बैच भी ले लिया था अर्जुना 2.0 का पीडब्ल्यू का। तो लेकिन फिर जब मैंने इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट किया तो ऑफलाइन टीचर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में बोलते हैं कि ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं है, और 11th-12th में जाके इतना दिमाग नहीं रहता है कि क्या सही है क्या नहीं। जो टीचर सामने बोल रहे हैं वही हम लोग मान लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि 11th में आया हुआ बच्चा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नहीं रहता है। तो सब कुछ एकदम नया लगते रहता है, लाइक वेक्टर भी हार्ड लगती है उस टाइम में। तो मुझे लग रहा था भाई पर्सनली, तो मैं बता रही हूँ, तो वही नवंबर में आते-आते मुझे लगने लगा था कि मेरी केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। बायो तो ठीक जा रहा था, फिर फिज़िक्स भी मुझे लग रहा था कि ठीक जा रहा था। मैं क्यों बोल रही हूँ कि लग रहा था, इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगी। तो मुझे लग रहा था कि ठीक जा रहा है, बट केमिस्ट्री तो मुझे एकदम पता था कि भाई ठीक नहीं जा रहा है। तो मैंने कह दिया था मम्मी से कि मुझे ये केमिस्ट्री क्लास छोड़ना है। तो मम्मी ने कहा बस 11th कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर छोड़ देना, क्योंकि नवंबर आ चुका था, तो बस 2-3 महीने की बात थी। सो तभी क्या होता है कि 11th के लास्ट में ही मेरा थोड़ा हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा ख़राब होने लगा था, तो फिर उतनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी, बस बायो अच्छे तरीके से था, वरना फिज़िक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं था। तो 11th एक तरीके से कह सकते हैं पूरा बर्बाद ही था मेरा। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो 12th में आके मैंने लक्ष्य बैच लिया था और इस बार मुझे पता चल चुका था कि भाई ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। फिर भी क्या ही कर सकते हैं, दिमाग तो उस टाइम में ख़राब था। तो ख़ैर, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि केमिस्ट्री क्लास मैंने छोड़ दी थी और फिर मैंने सोचा कि भाई कोई ऑफ़लाइन कोचिंग कर लेंगे केमिस्ट्री का। लेकिन ऐसा हो गया था कि ना मेरे आस-पास में कोई केमिस्ट्री का ढंग का कोचिंग ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि भई ऑनलाइन ही केमिस्ट्री का किया जाएगा और फिर फिज़िक्स और फिर बायो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ठीक चल रहा है। मतलब बायो तो ठीक सीरियसली चल रहा था, फिज़िक्स उस टाइम भी लग रहा था कि ठीक ही चल रहा है। क्योंकि रीज़न ये मैं बताती हूँ कि ना मेरे सर हमेशा कहते थे कि उनका ये था कि मेरे फिज़िक्स के सर कि वो बिहार बोर्ड वाले को भी पढ़ाते थे और सीबीएसई को भी, और दोनों को एक साथ ही पढ़ाते थे। तो वो कहते थे कि हम ना एक्स्ट्रा बता रहे हैं तुम लोगों को। तो उस टाइम में हमें लगता था कि अरे भाई सर एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा मार्क्स आएगा नीट में, क्योंकि कभी-कभी बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। लेकिन हमें ये बात पता चली 12th के लास्ट में जाके कि मैं और मेरी एक दोस्त दोनों ही के दोनों हम लोग सीबीएसई से ही थे। तो हम दोनों मतलब 12th के एग्ज़ाम के टाइम में एक दिन में 8-8 लेक्चर फिज़िक्स का देख रहे थे। इतना, क्योंकि सारा टॉपिक मिसिंग था ना भई उसमें, इतना सारा टॉपिक मिसिंग था कि क्या बताएँ। तो बहुत दिक्कत हुआ था उस टाइम पे और उस टाइम लग रहा था कि भाई कितनी बड़ी गलती की है हमने कि हम लोग ऑफलाइन पे डिपेंड रहे हैं फिज़िक्स के लिए। बट मैं ऑनलाइन भी कोई-कोई सब्जेक्ट का कोई-कोई टॉपिक देख लेती थी ऑनलाइन, जो भी मतलब कि अगर मैं क्लास नहीं जा पाई हूँ, एब्सेंट हूँ मैं, तो मैं वो चीज़ समझ लेती थी ऑनलाइन भी। तो ऐसे चल रहा था और फिर फिज़िक्स सॉरी केमिस्ट्री उतना भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तब तक में क्या होता है कि मेरी दीदी का तबीयत ख़राब हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, और जिसकी वजह से कि हमारे फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए थे मेरे घर में और जगह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2 रूम था, 2 रूम में समझ नहीं आ रहा है कि भई कहाँ पे पढ़ें, क्या करें? तो बिल्कुल नहीं दिमाग काम कर रहा था कि जगह ही नहीं रह रहा, और फिर लाइब्रेरी में अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरा फिज़िक्स का टेस्ट चल रहा था कोचिंग में और मैं फिज़िक्स का आधा पेपर मैं लिख ही रही थी। तब तक फिर मेरी चाचू का कॉल आता है कि दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैं दौड़ के आई थी पागलों के जैसा और फिर तब हम लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। तो ऐसा हुआ था उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बिल्कुल ख़राब था और फिर इस सब को ठीक होते-होते हो गया था शायद सितंबर या अक्टूबर। तब से मैंने सोचा कि अब भाई पढ़ाई सीरियसली शुरू करते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे खुद में लगने लगा था कि क्योंकि इतना कुछ जब होने लगता है ना तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं भाई इस साल नहीं नीट हो पाएगा। तो मैंने तभी से सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा शायद। और उसके बाद फिर मुझे डर लगने लगा कि भाई मेरा 12th बोर्ड्स भी ख़राब हो जाएगा। और उस टाइम पे मैंने इतना ओवरथिंकिंग की। उस अगर मैं चाहती ना तो उस टाइम पे भले ही अगर नीट नहीं भी हो पाता, फिर भी मेरा 12th बोर्ड्स थोड़ा भी अच्छा हो सकता था और ज़्यादा। लेकिन उस टाइम पे मैंने इतनी ओवरथिंकिंग को अपने दिमाग में जगह दे दी ना यार, इतनी ज़्यादा कि ये नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इतना कम टाइम है, और इतना पैनिक करने लगी थी, उसकी वजह से ही मेरा और टाइम निकल गया। और इस सब के बाद क्या होता है कि जनवरी में मैं इतना रोने लगी थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब चला जाएगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। सब कोई कह रहे हैं कि नहीं फ़ेल तो नहीं होगी, डोंट वरी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ़ेल कर जाऊँगी। ये सब हो रहा था। उसके बाद फिर हमारा 12th का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और उस टाइम पे मैंने कहा ही कि मैं एक दिन में फिज़िक्स के 8-8 लेक्चर ले रही थी और उसकी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। तो मैं एक बात बीच में बताना भूल गई कि 11th के ही लास्ट में मैंने कहा कि मेरा हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गया था। तो एक्चुअली क्या है कि ठंड के मौसम में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या होता है कि मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मी में तो फिर भी ठीक रहता है, जैसे अभी मैं ठीक हूँ, बट ठंड में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये 11th से ही स्टार्ट हुआ था, 11th के लास्ट से। तो फिर 12th की गर्मी में फिर ठीक रहा था, फिर ठंड आया तो ठंड में ही हमारा एग्ज़ाम भी होता है। तो उस टाइम में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैं और पैनिक कर रही थी कि क्या हो पाएगा, क्या हो जाएगा? और उस टाइम मुझे नाइटमेयर्स आने लगे थे कि मैं पेपर लिख रही हूँ और मेरे नाक से ब्लड जाने लगा है और फिर पूरा पेपर रेड हो चुका है। मतलब इतना वो हॉरिबल चीज़ था ना कि मतलब मैं भले ही बता रही हूँ तो लोगों को लगे कि थोड़ा एक्सैजरेट कर रही है क्या, बट नहीं यार, उस टाइम में मतलब जब फेस कर रही थी ना मैं ही जान सकती हूँ कि बहुत कुछ उस टाइम में चल रहा था। तो
दिमाग इतना ख़राब हो रहा था और ये नाइटमेयर मेरा सच होता है जाके मेरे लास्ट एग्ज़ाम के दिन, यानी कि बायो के एग्ज़ाम के दिन। तो फिर मेरा बायो बहुत ही अच्छा था, मैंने कहा ही पहले ही कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ दिक्कत था। तो बायो मेरा अच्छा था। मुझे बायो में लग रहा था कि यार मेरा 95 प्लस भी आ जाए ना, या फिर 95 भी आ जाए तो मेरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि 1 मार्क्स से भी परसेंटेज जाता है भाई। तो फिर मुझे लग रहा था कि परसेंटेज अच्छा चला जाएगा। लेकिन क्या होता है उसके बाद कि उस दिन मैं पूरी रेडी हूँ, मेरा ऑटो आके बाहर खड़ा है और अचानक से मेरे नाक से ब्लड जाने लगा। और अब मेरा हालत तुम सोचो कि मुझे लग रहा है कि वो सारा का सारा सपना, मतलब कि जो भी था हॉरिबल ड्रीम्स थे ना, नाइटमेयर्स, तो वो सब सच हो रहा है और मेरा दिमाग पूरा खराब हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता था कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ता था और तब मैं थोड़ी देर सोती थी, तो क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, थोड़ी देर मुझे सोना पड़ता था दवाई खा के। उसके बाद ही जाके मैं जब उठती थी तब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक होता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि 8:45 हो चुका था और उसके बाद फिर मुझे निकलना था तुरंत। तो मेरी मम्मी कह रही थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बट मुझे लग रहा था नहीं, टाइम नहीं है। तो उस टाइम में कैसे कोई रेस्ट कर सकता है थोड़ा भी। तो फिर मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और फिर मैं उठी और तुरंत हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए, सेंटर के लिए। तो फिर सेंटर पे जाके क्या हुआ कि अंदर जब गए तो मेरा लास्ट बेंच पड़ा था। पेपर शुरू होने के पहले ही मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द करने लगा था, जब वो लोग साइन कुछ करवाने के लिए आते तभी से मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो पेपर लिखते-लिखते मैं रोने लगी थी, मैं लिटरली रोने लगी थी। मेरे पेपर पे मेरा आँसू गिर रहा है और वो जो मतलब लिखावट होती है कुछ भी, तो वो कि अगर आँसू मतलब कुछ भी पानी से कुछ भी पड़ता है तो मतलब पूरा फैल जाता है। और उस टाइम मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है कि मुझे बस, मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं यहाँ से निकलूँ। मैं जैसे भी मतलब कि जो भी हो, फेल करूँ पास करूँ, भाई मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन फिर भी मैंने पूरा का पूरा पेपर लिखा और मैं 10 मार्क्स का मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन छूट चुका था। तो मुझे पता था कि भाई 10 मार्क्स तो ऐसे ही मेरा गया, तो 95 तो नहीं आ सकता। तो मुझे बहुत रोना आया था। उसके बाद जो मैं घर आके रोई थी, मतलब घर आके तो छोड़ो, मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही मैं रोने लगी थी। मैं फिज़िक्स का एग्ज़ाम देके जब निकली थी तो उस टाइम में क्या हुआ था ना कि उस साल का पेपर टफेस्ट पेपर था। तो जब मैं फिज़िक्स का एग्ज़ाम देके मैं निकली थी, तो फिर क्या हुआ था कि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, जो पढ़ा है उसे टेंशन है, मुझे क्या टेंशन है। तो मैंने तो अपना भाई अपना जितना मैं लिख सकती थी पेपर, मैंने बस भरा, पता नहीं भरो, तो जो भी भर सकती हूँ भरो। तो मैंने वैसा किया था। तो उसके बाद फिर मैं फिज़िक्स का एग्ज़ाम देके जब निकली थी तो मैं बहुत खुश थी। बट बायो का एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद जो मैं रोई हूँ ना यार, फिर तो इतना गंदा मैं रोई थी उस टाइम में कि अभी मैं हँस के बता रही हूँ, बट उस टाइम का मतलब मेमोरी में क्या ही बोलूँ। तो फिर वो सारा का सारा चीज़ हुआ था, तो मुझे पता चल गया था कि मेरा परसेंटेज उतना भी कुछ खास आने वाला है नहीं वैसे। तो फिर मैंने सोचा था पहले ही कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो अल्टीमेटली क्योंकि मुझे नीट ही करना था तो फिर ड्रॉप उस साल लेना है। और फिर मेरे साथ-साथ मेरी सारी की सारी दोस्त भी ड्रॉप ले रही थी, अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए। बट ऐसा हुआ कि सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके मेरी दोस्तों भी ड्रॉप ले रही थी, तो ऐसा होने लगा था। तो फिर मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था कि हाँ, मैं एक अकेली हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा था उतना भी। तभी फिर क्या होता है कि 13 मई को मेरा रिज़ल्ट आउट होता है और फिर मेरे 74% बने। तो मैं उस साल थोड़ा मतलब खुश थी, क्योंकि बात ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़ेल कर जाऊँगी। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं फ़ेल कर जाऊँगी, और लिटरली बहुत सारे बच्चे उस साल फ़ेल कर रहे थे जिनका कि एग्ज़ाम अच्छा गया था। वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई चेकिंग इतनी गंदी हुई है कि बहुत सारे बच्चों को उस साल फ़ेल किया गया था। तो जहाँ पे मतलब कि इतना सारा बच्चा फ़ेल कर रहा है, वहाँ पे मेरी हालत इतनी ख़राब थी और तब मेरे 74% बन गए। तो सोचो कि भाई उस मुताबिक तो ठीक ही है मेरा, कि मैं पास तो एटलीस्ट हो गई। तो 13 तारीख को रिजल्ट ये हो गया। उसके बाद फिर 19 मई से मेरा बैच स्टार्ट था यकीन 2.0 का, क्योंकि इस साल मैं ऑफलाइन पे नहीं डिपेंड रहने वाली थी, मुझे ऑनलाइन ही करना था। मुझे समझ आ गया था कि ऑफलाइन से कुछ नहीं होने वाला है, अगर ऐसा इंडिविजुअल क्लास आप लेते हैं तो। मैंने ऑनलाइन अपनी पढ़ाई शुरू करी और बहुत सब कुछ अच्छे से जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। मैं डेली लाइव क्लास ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लाइव क्लास एक भी मिस करती हूँ तो फिर मेरा कंटिन्यूटी नहीं अच्छा से हो पाएगा, क्योंकि मैं डिसिप्लिन उस तरीके से ही नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगेगा कि भाई बाद में करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि जून में मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, तो फिर वहाँ पे हमें जाना पड़ा था और वहीं से मेरा कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। मैं वहाँ पे कॉपी किताब लेके गई थी, बट होता है कि शादी के घर में नहीं पढ़ पाते हैं लोग, तो क्योंकि जगह ही नहीं रहता है कि जहाँ पे मतलब कि पढ़े, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मतलब नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी पढ़ाई। और उस टाइम पे क्या हुआ, शादी में ही मेरे पापा ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया था मेरे रिलेटिव को, तो जिसकी वजह से कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गया था पैसों का। और उसी मोमेंट पे मेरी दीदी का एडमिशन था, क्योंकि जून जुलाई में एडमिशन रहता है। तो जून जुलाई में मेरी दीदी का एडमिशन था। दीदी ऑलरेडी एक साल ड्रॉप ले चुकी थी मेरी, पैसे की कमी हो गई। और उस मोमेंट पे मेरे घर में इतना गंदा माहौल था, इतना लड़ाई हो रहा था, इतना टेंशन हो रहा था, इतना स्ट्रेस था सबके मन में कि क्या ही मैं बोलूँ। ऐसा था कि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली थी, शी वॉज़ अ टॉपर। तो और मैं एक तरीके से एकदम एवरेज स्टूडेंट। तो जो भी कुछ मैंने सीखा है पढ़ाई का, सब कुछ मैंने उसी से सीखा है। तो उस मोमेंट में मुझे ये लग रहा था कि भाई हमेशा से वो पढ़ना चाहती थी, वो आगे ज़्यादा बढ़ना चाहती थी, और मैं तो मतलब उसी के नक्शे कदम पे ही चल रही हूँ। और उसके साथ ये चीज़ हुआ है, तो मैं बहुत रोई थी लिटरली यार, बहुत रोई थी जब उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो बहुत उस टाइम में मुझे गंदा लग रहा था। उस टाइम में मेरा जो भी बुक था, कि मतलब पीवाईक्यू का बुक चाहिए था, फिर फिजिक्स का कुछ बुक चाहिए था, तो वो सब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने कहा फाइनेंशियली बहुत कंडीशन खराब हो चुकी थी हमारे घर की। और मेरे पापा की जॉब भी चली गई थी वहाँ से, मतलब शादी से जब वो आए थे तो मतलब जुलाई के टाइम में उनकी जॉब चली गई थी। तो बहुत दिक्कत हो चुका था इस सब के बाद। तो फिर सितंबर अक्टूबर में जाके तब मेरे घर की थोड़ी हालत ठीक हुई, क्योंकि दीदी तब ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, फिर पापा का जॉब लग गया था और फिर मेरे चाचू का भी जॉब लग गया था। तो तब जाके थोड़ी हालत ठीक हुई। मैंने सोचा कि अक्टूबर में कि अब भाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करते हैं। तो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो फिर तूफ़ानी हुआ भी कि जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की तो नवंबर मिड में जाके मतलब ठंड बढ़ने लगा। तो जैसे ही मैंने कहा कि ठंड बढ़ता है तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, तो ठंड बढ़ने लगा तो फिर से ही मेरे नाक का प्रॉब्लम बढ़ने लगा।
और पहले से थोड़ा ब्रॉड लेवल पे हो गया इस बार कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड आने लगा था और ज़्यादा ही मतलब कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था और फिर वेट लॉस एकदम गंदे तरीके से हुआ। मैं बताऊँ तो जून से लेकर के नवंबर तक में मेरा 5 से 6 केजी वेट घटा था। इतना गंदा हालत हुआ था उस टाइम पे कि मतलब वही स्ट्रेस की वजह से और क्या फिर घर ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गया था। तो फिर एक बार तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था इंजेक्शन लेने के लिए। तो फिर ये सब चल रहा था कि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने कहा ही कि बस बहुत सर दर्द होने लगता है उस टाइम में। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा जनवरी में आके कि नहीं भाई एम्स में दिखलाते हैं इसे, क्योंकि इधर-उधर के डॉक्टर से कुछ ठीक हो नहीं रहा था। किसी को लग रहा है विटामिन के की कमी है, किसी को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, किसी को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि भई एम्स में दिखला के देखते हैं। तो फिर मैंने अपना एम्स में ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद अभी मेरी फिलहाल हालत ठीक है क्योंकि अभी गर्मी है तो वैसे भी ठीक ही रहता है। सो आई होप कि आगे भी ठीक रहे। तो फिर तब तक में क्या होता है कि जनवरी, फरवरी आ गया क्योंकि 1 महीना तो आराम से एम्स का ट्रीटमेंट आराम से चलता है क्योंकि इतना भागा-दौड़ी होता है कि चल ही जाता है वैसे। फिर क्योंकि टाइम-वाइम मिलते रहता है कि आपको इस डेट पे आना है, इस डेट पे आना है, तो वैसे फ़ेब चला गया उस टाइम में। और तब तक ही मैं क्या होता है कि मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि इस बार भी मेरा नीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि एकदम मतलब 2 महीना में नीट का प्रिपरेशन कर पाऊँ। बहुत सारे कोई होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं। उस टाइम में मेरा हेल्थ का इतना साथ नहीं दे रहा था मेरा कि मैं इतना कर पाऊँ, अपने आप को इतना पुश कर पाऊँ कि भई 2 महीने में हो पाएगा या फिर थोड़ा भी हो पाएगा। तो मुझे समझ आ गया कि भई मैं नहीं कर पाऊँगी इस बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीयूईटी करते हैं। बट देन मुझे लगा कि अगर मैं सीयूईटी करती भी हूँ तो मुझे बीएससी नहीं करना है। मुझे मतलब कि बीएससी एकदम नहीं करना, मेरा मन ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? तो सीयूईटी के लिए भी मैंने उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की जो कि मेरा बहुत ही बड़ा गलती था। कि अगर कुछ तो होता भाई, लेकिन मेरा नहीं हुआ उस टाइम में। और फिर भी मेरी दीदी ने कहा कि एक बार सीयूईटी दे के देख लो क्योंकि तुम्हें मतलब कि एग्ज़ाम ना मैंने 12th के बाद नहीं दिया था क्योंकि मैंने कहा ही कि मतलब मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी, उस टाइम में हेल्थ भी ख़राब होने लगा था। तो फिर क्या होता है कि इस साल का मैंने सोचा कि भाई मैं नीट भी दूँगी और सीयूईटी भी क्योंकि मैंने आज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी थी कि मुझे एक बार सीखना है, एक एक्सपीरियंस लेना है क्योंकि मतलब वो एक डर होता है ना थोड़ा, तो वो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कैसे कुछ होता है, क्या कैसे एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ, मुझे पता था कि मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है क्योंकि बायो मेरा ठीक था, फिर भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो एकदम गोल। तो फिर क्या होता है कि नीट के बाद होता है सीयूईटी का एग्ज़ाम। सीयूईटी का एग्ज़ाम फिर मैं देने गई लेकिन उसका भी प्रिपरेशन उतना नहीं था। तो मुझे एक तरीके से पता था कि इस बार तो नहीं होने वाला और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे नीट के लिए एक और ड्रॉप लेना है। तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था, तो मैंने सोचा कि भई इस साल कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि तब तक में फिर जून आता है। जून तक भी मुझे लग रहा था कि मुझे ड्रॉप लेना है और फिर हो जाएगा 1 साल अगर और देंगे तो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली सपोर्टिव है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, बट द थिंग इज़ कि फैमिली के सपोर्टिव होने से एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मतलब मेरे अगल-बगल में इतना कुछ मतलब मेरे फैमिली में मतलब कि कभी स्ट्रेस, कभी कभी मतलब कुछ टेंशन, बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से मैं अपनी अपने पढ़ाई पे नहीं फ़ोकस कर पाती हूँ। अगर बच्चा अलग होके कहीं पढ़ता है तो वो ठीक है, लेकिन मैं वो चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ अभी। एनी हाउ मुझे घर में ही रह के पढ़ना पड़ेगा और मैं घर में नहीं पढ़ सकती हूँ, सीरियसली मैं बता रही हूँ। तो अगर मैं बाहर निकलती, कहीं बाहर जाती तो फिर ठीक भी था, लेकिन तुम एक तरीके से देखो कि 11th क्लास से मैं घर पे ही हूँ। मैं स्कूल नहीं गई और फिर इंडिविजुअल क्लास आती थी। इंडिविजुअल क्लास में उतने भी सारे बच्चे नहीं होते कि बहुत सारा दोस्त है, बहुत सारे लोगों से तुम इंटरैक्ट कर रही हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूट में भले ही मतलब थोड़ा हो जाए, लेकिन इंडिविजुअल क्लास में नहीं होता है कि कुछ भी तुम अटेंड करिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरी जो 2 दोस्त है वो भी रहती है तो बहुत दूर रहती है मेरे घर से, तो हम लोग डेली मिल भी नहीं पाते। डेली क्या अगर साल में 1-2 बार मिले वो भी बहुत है। और एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैंने कहा ही इस सब की वजह से तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो जिसकी वजह से कि मुझे कुछ जल्दी करना है, कुछ कम टाइम में ही अपना अच्छा करना है। और अगर नीट के अगर मतलब अगर डॉक्टर बनने का बात करें तो इसमें अगर मिनिमम देखो तो तुम 10 साल लग जाएगा तुम्हारा और अगर मैक्सिमम देखो तो भाई 12 या 13 साल जाता ही आराम से है। तो इस सब की वजह से मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए और अगर मैं और रुकी ना तो मतलब मैं खुद को ही खोने लगूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। मेरे अंदर जितना कॉन्फिडेंस, जितना पेशेंस था, सब कुछ एक तरीके से खत्म होते जा रहा है और मैं जितनी लाइवली थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं खो रही हूँ कि अगर आस-पास के मेरे लोग बोले कि हो जाएगा, मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। थी कि इतना नेगेटिव मेरा माइंड हो चुका है कि कुछ अच्छा नहीं लगता यार। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ हमेशा ही कि हमेशा किसी न किसी से लड़ना, झगड़ना। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि पहले ऐसी नहीं थी बट अब ऐसी हो गई है। इस चीज़ से बाहर निकलना है मुझे बस। मतलब कुछ भी हो मुझे इस चीज़ से बस बाहर निकलना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ अभी डिसाइड कर लिया है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे ये नहीं करना है। और इस वजह से भी मतलब मैंने कहा कि मुझे मिड जून में पता चल चुका था कि मुझे नीट नहीं करना है, तो इस वजह से मैंने रीनीट नहीं दिया था और मैंने सोचा कि एक एग्ज़ाम तो दे ही दूँगी, लेकिन उस दिन मेरा कोई और दूसरा एग्ज़ाम था जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नीट से ज़्यादा ज़रूरी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे वो एग्ज़ाम देना चाहिए, तो फिर मैंने वो वाला एग्ज़ाम दिया था। और अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है, तो मैं बाद में ही बताऊँगी दूसरे वीडियो में। और मैं यहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरे जैसा यार तुम लोग मत करो कि नीट को एक तरीके से बस सक्सेस की तरह देखो कि हाँ, नीट के बाद
डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद बस सक्सेस ही है, इस चीज़ की तरह मत देखो। तुम उसका दूसरा साइड भी देखो कि भाई स्लीपलेस नाइट, वो मतलब इतने ज़्यादा ड्यूटी आवर्स, तो वो सब कुछ देखो, सैक्रिफाइसेस देखो। अगर तुम उस सब के बाद भी ये तैयार हो कि हाँ तुम्हें ये करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर की डिसरिस्पेक्ट करती हूँ यार, मैं खुद बनना चाहती थी, मेरा खुद का सपना था, तो मैं कैसे ऐसा बोल सकती हूँ। बट हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लिए लाइफ चाहिए, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, और वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाएगी। और फिलहाल इतना बर्डन लेना, सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर, कि मुझे बार बार ये लगता है कि मैं सबसे बहुत पीछे हूँ। मेरे साथ के लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, और कोई यहाँ चला गया, कोई किसी का वहाँ पे एडमिशन हो गया, और मैं यहीं पे हूँ। और अगर वो ड्रॉप ईयर तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस बार भी रुकी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा है सारी की सारी चीज़ों से। तो मुझे पता है कि मैं इस साल प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी अच्छे तरीके से। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ सही है कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, इस चीज़ को छोड़ूँ फिलहाल के लिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत से भाग रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि हर फील्ड में मुझे मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसा है ना कि अगर कोई दूसरा इंसान एक चीज़ को पढ़ने में 2 टाइम लगाता है, उस चीज़ को पढ़ने में मुझे 10 बार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब मुझे उतना जल्दी याद नहीं होता, मुझसे कुछ रटा नहीं जाता है, मुझे समझना पड़ता है। और अगर कोई बोलेगा कि यार बायो ली हुई है और तब समझने की बातें कर रही है, तो ऐसा नहीं है यार, बायो में भी समझना होता है। तो अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो उसे समझ आएगा ये चीज़। तो वही है कि मैं मेहनत से कभी नहीं भागती हूँ, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही खो रही हूँ, मैं खुद में खुद नहीं हूँ, तो उस चीज़ से अच्छा है कि मैं बाहर निकल जाऊँ। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, कि अगर तुम लोगों को अगर करना है नीट या फिर कुछ भी अगर करना है लाइफ में, डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ही अब तो बहुत टाइम निकल चुका है, इस चीज़ के पीछे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, तो भाई किसी भी चीज़ के पीछे इसलिए नहीं रहो क्योंकि इस चीज़ के पीछे तुमने बहुत टाइम लगाया है। इस चीज़ के पीछे इसलिए रहो क्योंकि तुम्हें वो चीज़ समझ आए कि वो सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं है, एक तरीके से करियर तुम्हारी लाइफ बन जाती है आगे चल के, कि तुम उस लाइफ को जी रहे हो। और अगर तुम किसी चीज़ को जी रहे हो लेकिन तुम्हें ज़िंदा फील नहीं हो रहा है, तो मत करो यार उस चीज़ को। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि तुम लोग इस चीज़ को समझो कि 16, 17, 18, 19 ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एज नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो वो कुछ और करो। तुम्हें ये चीज़ नहीं सोचना है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। तुम्हें ये चीज़ सोचना है कि भाई तुमने एक्सपीरियंस तो किया। वो कहते हैं ना कि क्यों डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वही चीज़ है कि भाई एक्सपीरियंस करना सबसे बड़ी बात है हर चीज़ को, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो चीज़ नहीं हो रहा तो ठीक है ना यार, इतना किस चीज़ का लोड क्यों लेना। तो वही है कि मेरी फैमिली इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई होता है कि भाई टाइम दिया है तुमने इतना, फिर भी क्यों नहीं कर रही हो, तो ऐसा नहीं है, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो वही है कि हर चीज़ का अच्छा पार्ट, बुरा पार्ट, हर चीज़ देख के करो तुम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए राधे राधे। आगे की वीडियो में मिलते हैं, और तब मैं बताऊंगी कि मैंने आगे के लिए क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। और पीसीबी के लिए यार इतना दिक्कत होता है ना कि मैं तो एकदम पागल ही हो रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीसीबी से रिलेटेड मुझे कुछ भी ढंग का लग नहीं रहा था। तो देखते हैं कि क्या करना है, आगे की वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय।